गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी अच्छे होंगे एंड आप अपने घर का ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी मच। दूसरों के बारे में ना सोचे, अपने बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। 13 फरवरी 2026 सुबह करीब 5 बजे सिडनी के नॉर्थ राइड इलाके में स्थित घर से नकाबपोश बदमाशों के द्वारा क्रिस बागसारियन को जबरन अगवा कर लिया जाता है। क्रिस बागसारियन को वे लोग पैजामे में ही घसीटते हुए एसयूवी कार में डाल करके ले जाते हैं। लेट्स गो टू टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज हैपनिंग द क्रिस बागसारियन। और ये क्रिस बागसारियन कौन थे? सिडनी के आर्मेनियन समुदाय के एक बेहद सम्मानित और शांत व्यक्ति थे। उनका जन्म 1941 में यरूशलेम के पुराने आर्मेनियन क्वार्टर में हुआ था। वे अपनी पत्नी सोना, बच्चों और पोते पोतियों के साथ सिडनी में एक सुकून भरी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे। इस घटना ने पूरे सिडनी को हिला करके रख दिया था, क्योंकि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की गैंगवार अब गलियों से निकलकर सीधे एक आम और मासूम नागरिक के बेडरूम तक पहुंच गई थी। जो लोग क्रिस बागसारियन को उठा करके ले गए थे, जो गैंग थे, जब गैंग क्रिस बागसारियन को ड्यूरल के सुनसान ठिकाने पर ले गई, तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। इसके बावजूद उन्होंने अंडरवर्ल्ड में यह दिखाने के लिए कि उसका नेटवर्क कितना खतरनाक है, बुजुर्ग क्रिस का घायल अवस्था में वीडियो बनाया ताकि वो स्टेपानियन ग्रुप को डरा सके। क्रिस बागसारियन मर्डर केस में, जिसे स्टेपानियन ग्रुप या स्टेपानियन परिवार कहा जा रहा है, वह सिडनी का कोई पारंपरिक क्राइम गैंग नहीं है। यह मूल रूप से दिमित्री स्टेपेनिया नाम के एक सिडनी व्यवसायी और उनके परिवार से जुड़ा हुआ ग्रुप है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट ने अपनी जबरन वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन का मुख्य निशाना बनाया था। दिमित्री स्टेपानियन का क्रिमिनल इतिहास सशस्त्र डकैती, आर्म्स रॉबरी। दिमित्री स्टेपानियन, जिसका उम्र 37 साल का था, उसका अतीत अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। साल 2009 में सिडनी के एक क्लब फोर्स्ट विला RSL क्लब से $25,000 से अधिक की डकैती करने के जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। वह 7 साल जेल में काटने के बाद अक्टूबर 2016 में रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद दिमित्री स्टेपानियन ने खुद को एक सिडनी आपराधिक उद्यमी और एक फैशन डिजाइनर के रूप में स्थापित किया। उसने प्रॉपर स्ट्रीट वियर नाम से एक कपड़ों का ब्रांड शुरू किया। इस ब्रांड के कपड़े और मार्केटिंग सिडनी के कुख्यात अलामुद्दीन अपराध परिवार के साथ गहरी वफादारी दिखाते थे। उदाहरण के लिए, इस ब्रांड की एक टी शर्ट पर NCFT लिखा होता है, जिसका मतलब सिंडिकेट की भाषा में नेवर क्रॉस द फैमिली लिखा होता है। परिवार को कभी धोखा मत दो। माना जाता है कि उस टी शर्ट पे जो लिखा होता है नेवर क्रॉस द फैमिली, उसका अर्थ यही है। सिडनी के कई बड़े रैपर, कलाकार और मशहूर हस्तियां जैसी अली यूनिस उर्फ ए हुंचो, अलीगन हिप्स, जिन्हें पुलिस अलामुद्दीन गैंग का करीबी मानती है, इस ब्रांड के कपड़ों का प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल किडनैपिंग सिंडिकेट दिमित्री स्टेपानियन ने $50 मिलियन, करीब 415 करोड़ रुपए की भारी रकम फिरौती वसूलना चाहता था। इसके लिए उन्होंने दिमित्री के 67 वर्षीय पिता कारो स्टेपेनियन को अगवा करने का प्लान बनाया था। कारो स्टेपेनियन सिडनी के नॉर्थ राइड इलाके की उसी सड़क पर रहते थे जहां बुजुर्ग क्रिस बागसारियन का घर था। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द SMH और द ऑस्ट्रेलियन में लीक हुआ टेक्स्ट मैसेज उजागर किया गया। अपहरण करने के बाद जब बदमाशों ने गलती से क्रिस बागसारियन को उठा लिया और उनका वीडियो दिमित्री स्टेपेनियन को भेजा, तो दिमित्री ने डरने के बजाय किडनैपर्स का मजाक उड़ाया। दिमित्री ने बदमाशों को मैसेज में लिखा, तुम लोगों से गलत घर कैसे मिल गया? अगर तुम मेरे बूढ़े बाप कारो के घर में घुसते तो वह तुम्हारी खोपड़ी खोल देता। दिमित्री ने तुरंत यह जानकारी अपने वकील को दे दी, जिसने पुलिस को इस किडनैपिंग के बारे में सूचित किया। पुलिस की नजर में स्टेपानियन ग्रुप की स्थिति न्यू साउथ वेल्स NSW पुलिस ने साफ किया कि स्टेपानियन परिवार पर
क्रिस बागसारियन के अपहरण या हत्या में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। वे इस मामले में विशुद्ध रूप से उस सिंडिकेट के वित्तीय टारगेट, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियली टारगेट थे। हालांकि इस घटना के बाद विवाद बढ़ने पर दमित्री ने अपने कंपनी के वेबसाइट को इंटरनेट से हटा लिया है। 14 फरवरी 2026 अपहरण करने के बाद गैंग को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बावजूद उन्होंने बुजुर्ग क्रिस बागसारियन को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बांधकर उनका एक वीडियो बनाया और फिरौती के लिए सिडनी के अंडरवर्ल्ड में उस वीडियो को फैला दिया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। पुलिस का मानना है कि अपहरण के महज 24 से 36 घंटे के भीतर 14 फरवरी की रात अपराधियों ने घबराकर क्रिस बागसारियन की हत्या कर दी, जबकि वे जानते थे कि बुजुर्ग बेकसूर है और उन्हें जीवित रहने के लिए रोज दवाओं की जरूरत थी। 24 फरवरी 2026 अपहरण के 12 दिन बाद सिडनी के उत्तर पश्चिम में स्थित पिट टाउन के लिनवुड गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों में पुलिस को क्रिस बागसारियन का लाश मिला। पुलिस ने पूरे इलाकों को सील कर दिया। सिडनी के फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने लाश का विस्तृत पोस्टमार्टम किया तो जांच में सामने आया कि बुजुर्ग क्रिस को दिल और उम्र से संबंधित गंभीर बीमारियां थी। किडनैपर्स ने उन्हें बंधक बनाकर रखा और उनकी जरूरी जीवन रक्षक दवाएं, जो कि डेली मेडिकेशन होती थी, वो उन्हें नहीं दी गई, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में लाश पर चोटों के निशान भी मिले, जिससे साफ हुआ कि हत्या से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस की स्ट्राइक फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लाश मिलने के ठीक अगले ही सुबह 25 फरवरी 2026 को स्ट्राइकर फोर्स चौबाट और पुलिस की टैक्टिकल ऑपरेशन यूनिट ने सिडनी के कई ठिकानों पर एक साथ काफी लंबे चौड़े छापे मारे। मौके से ही पुलिस ने जेराई एंड्रयूज, जो कि 29 साल का था, और डैनियल स्टीवंस, जो कि 24 साल का था, उसको पकड़ लिया गया और पुलिस ने ड्यूरल स्थित उस जर्जर फार्म हाउस को ढूंढ निकाला जहां पे क्रिस बागसारियन को रखा गया था। वहां से किडनैपर्स की फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट करने के लिए डीएनए के नमूने इकट्ठे किए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किडनैपिंग का जो केस था मर्डर में बदल गया। लाश मिलने के पहले तक पुलिस इसे केवल एक फिरौती के लिए अपहरण का मामला मानकर जांच कर रही थी, लेकिन लाश बरामद होने के बाद कानूनी धाराएं पूरी तरह बदल गई। सभी पकड़े गए। आरोपियों पर हत्या, जबरन वसूली के लिए अपहरण और संयुक्त आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। न्यू साउथ वेल्स के कानून के अनुसार इस तरह के जघन्य मामले में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बिना जमानत सीधे हाई कोर्ट सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ गया। ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, बुजुर्ग की मौत की पुष्टि होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस AFP भी बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले कस्टम मेड क्रिमिनल फोन DECCD को अनलॉक किया। यह एक इंक्रिप्टेड फोन होता है जो एंड टू एंड मैसेज होता है, वो कोई नहीं पढ़ सकता, इतना फास्ट जाता है। तो उसे फोन के डाटा और मैसेज से पता चला कि यह गिरोह दुबई या अन्य विदेशी देशों में बैठे ड्रग माफियाओं के इशारे पर काम कर रहा था। लाश मिलने के बाद पुलिस ने उन मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मास्टरमाइंड को ट्रैक करना शुरू कर दिया जिन्होंने इस हिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसमें मुख्य साजिशकर्ता और ग्राउंड लीडर अलेसाना सियाफा। पुलिस के अनुसार यह इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था जिसने शारीरिक रूप से अपहरण को अंजाम दिया था। इसे पुलिस ने 23 फरवरी 2026 को ही ब्लैक टाउन में अवैध हथियार और ड्रग्स के साथ सड़क से उठा लिया था। शुरुआत में इसे दूसरे मामलों में जेल में रखा गया और फिर जुलाई 2026 में फोरेंसिक सबूत मिलने पर जेल के अंदर ही इस पर क्रिस बागसारियन की हत्या का मुख्य चार्ज लगा दिया गया। इन लोगों पर सीधे घर में घुसकर फिजिकल हिट टीम और शूटर टीम गन चलाने में माहिर थी। इन लोगों पर सीधा घर में घुसकर बुजुर्गों को उठाने और बंधक बनाकर हत्या करने का मुख्य आरोप है। जेराई एंड्रयूज मात्र 29 साल का लौंडा है।
24 फरवरी को बुजुर्ग की लाश मिलने से ठीक अगली सुबह 25 फरवरी को पुलिस ने कैथर्स इलाके से एक बड़े छापे के दौरान इसे इलाके के घर से गिरफ्तार किया। डैनियल स्टीवंस मात्र 24 साल का लौंडा है। इसे भी 25 फरवरी की सुबह सिडनी के कैसल हिल इलाके में छापेमारी कर दबोच लिया जाता है। इन दोनों पर हत्या और फिरौती के लिए बंधक बनाने का सीधा केस दर्ज हुआ। इमरान शाहरुख जिसका उम्र मात्र 22 वर्ष है, जुलाई 2026 में सिंडिकेट के फोन नेटवर्क को क्रैक करने के बाद पुलिस ने इसे सिडनी के पश्चिमी हिस्से से धर दबोचा और हत्या का मामला दर्ज किया। लॉजिस्टिक्स, रेकी और ठिकाने का जो इंतजाम किया गया था, इन्होंने घटना से पहले गाड़ियों की व्यवस्था, रेकी और ड्यूरल की सुरक्षा ठिकाने को तैयार करने में मदद की थी, जिसका नाम है जूलियस पूला, जिसका उम्र मात्र 19 साल है। यह सिडनी का एक उभरता हुआ शौकिया मुक्केबाज है। इसे जुलाई के मध्य में माउंट ट्रुइड पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वोंगजेल लियोटा, जिसकी उम्र मात्र 21 साल है, इसे जूलियस पूला के साथ ही सिडनी के पश्चिमी इलाके से उठाया गया। इस पर अपराध से पहले हत्यारों की मदद करने का आरोप लगा है और ड्रग्स रखने का भी केस दर्ज है। उसके बाद नाम आता है ब्रेडन गोमर्ड, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है। जून 2026 में पुलिस ने इसे साल्वे इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने पर इसने अपने फोन का पासवर्ड देने से मना कर दिया, जिससे इस पर डिजिटल डेटा एक्सेस ऑर्डर का उल्लंघन करने की अतिरिक्त धारा भी लगा दी गई। कोडी फुलर, जिसकी उम्र मात्र 21 साल है, इसे जून 2026 में सिल्वर वाटर इलाके से पुलिस की विशेष विंग ने गिरफ्तार किया। मुस्तफा ओहरोक, जिसका उम्र मात्र 19 साल है, इसे भी ऑपरेशन के दूसरे चरण में सिंडिकेट के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप में दबोच लिया जाता है। हथियार तकनीकी और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क, डेक्लिन जेम्स डोनली, जिसका उम्र मात्र 23 साल है, यह गैंग का टेक्निकल हेड और हथियार सप्लायर था। पुलिस ने इसके सेवन हिल्स स्थित ठिकाने पर अचानक रेड मारी। वहां से पुलिस को भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स, ऑटोमेटिक बंदूक के पार्ट्स, गोलियां और DECD मिलिट्री एन्क्रिप्टेड फोन मिले। इसी फोन की मदद से यह विदेश में बैठे गैंगस्टर से निर्देश ले रहा था। इन्होंने मर्डर के बाद हत्यारों को छुपाने, गाड़ियां ठिकाना लगाने और पुलिस को गुमराह करने का काम किया था। रेबेका होन्सी, जिसकी उम्र 51 साल है, इसे 11 अगस्त 2026 को लेथब्रिज पार्क से गिरफ्तार किया गया, जो इस केस में 12वीं और अब तक की आखिरी आरोपी है। कोर्ट की सुनवाई में खुलासा हुआ कि रेबेका मूल रूप से डेक्लिन डोनली की ड्रग्स कस्टमर थी। डोनली इसे नशीले पदार्थ की सप्लाई करता था, जिसके बदले रेबेका अपने हुंडई कार में अपराधी को मर्डर के बाद सिडनी में सुरक्षित जगहों पर छोड़ती थी। मर्डर के बाद जब पुलिस एक्टिव हुई तो डोनली ने रेबेका के कार को आग लगाकर सबूत मिटाने का मैसेज भी भेजा था, जिसे पुलिस ने ट्रैक कर लिया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। इस केस स्टोरी में इतना ही था। कृष्ण बागसारियन को मार दिया जाता है और जितने भी कर्मचारी थे उस मर्डर में, उस सारे कर्मचारी को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय। मिलते हैं नए वीडियो में।